वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के टॉप 10 रूल्स की सीरीज में एक और बेहतरीन क्लास को देख रहे हैं, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपीएसआई 2025 के पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, अब एग्ज़ाम में लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो बचे हुए समय में अगर आप अपने लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पर विशेष ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली मैथ्स के, रीजनिंग के और तमाम ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जो कि परीक्षा में सीधे सीधे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें कि बचे हुए समय में अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आपको कोर्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। कोर्स ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। ऐसा करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। या फिर आप चाहें तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शराब और पानी के 50 लीटर के घोल में 40% शराब है, 10 लीटर शराब और मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, 50 लीटर का मिश्रण है, चीज़ों को समझिएगा बहुत आसानी से। इसमें ना 40% है शराब, है ना। 40% क्या है? 40% है शराब, मतलब वाइन या फिर एल्कोहल कह लीजिए। जब 40% शराब है तो 60% क्या हो जाएगा? 60% हो जाएगा वाटर, मतलब जो पानी है ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं वाटर लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर 50 का 40% निकालेंगे तो शराब कितना है? 20 लीटर है। ठीक, 20 लीटर शराब है तो 30 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें 10 लीटर शराब मिला दिया जाए, मिला दो, 10 और मिला दिया गया, तो अब जो शराब हो गया 30 लीटर हो गया, है ना। और पानी भी कितना है? 30 लीटर। देखिए 50-50 हो गया, तो कितने परसेंट हो जाएगा? अंतिम मिश्रण में पानी हो जाएगा 50%। शराब पूछता तो भी 50% होता। तो ये बेसिक तरीके से आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है साथियों, प्रश्न संख्या दूसरा, कि एक बाल्टी में 2 द्रव ए तथा बी जो है इसका अनुपात 12:13 है। इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर 100 लीटर द्रव बी भर दिया जाता है। अब अनुपात बदलकर 7:8 हो जाता है, तो द्रव बी की आरंभिक मात्रा आपको बताना है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप बेसिक से बनाएंगे तो भी बन जाएगा, इसका स्मार्ट अप्रोच भी है, तो हम लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ जाते हैं। देखिए, जब 100 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है ना, जो अनुपात होता है, अनुपात हमेशा समान रहेगा अगर समान मात्रा में मिश्रण को निकाला जाए। जैसे देखिए, ये ए 12:13 के अनुपात में ए बी, अगर हम पूरे मिश्रण को निकालेंगे तो अनुपात सेम रहेगा। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए आपके पास एक बाल्टी रस है ना। अब उसमें चीनी और पानी का कुछ अनुपात होगा, मिठास होगा। अब उसमें से 1 गिलास रस निकाल लीजिएगा, मिठास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो -100 करने के बाद भी ना जो ए और बी का अनुपात होगा 12:13 ही होगा। मतलब ए है 12x तो बी है 13x। अब क्या किया जा रहा है, इसमें ना 100 लीटर बी डाल दिया गया। ठीक, 100 लीटर बी को डाल दीजिएगा। अब जो अनुपात बन गया कितना बन गया? 7 और अनुपात में 8। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, फ्रेमिंग हो गया। देखिए, सॉल्व करेंगे तो 12×8 = 96x और बराबर में 13×7 = 91x और प्लस में 700। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 140 मिल गया। देखिए, x की वैल्यू 140 मिल गया। यहाँ से आप 13x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा 13 × 140, कैलकुलेट करेंगे 13×14 में 182 0। देखिए, 1820 लीटर पता है कब आया है? जब 100 लीटर निकाला गया है। अब एक चीज़ समझिए, 1820 लीटर आ गया। जब 100 लीटर निकालेंगे तो जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में निकलेगा भी। मतलब 100 लीटर में 48 लीटर ए निकलेगा और 52 लीटर बी निकलेगा। तो जो 1820 है ना, ये 52 लीटर निकालने के बाद आया है। इसमें 52 लीटर और जोड़ दीजिएगा तो 1872
ये आरंभिक मात्रा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या तीसरा यहां पर दिया गया कि ए, बी और सी क्रमशः 729, 486 और 1458 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। एक साथ काम करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, एलसीएम मेथड से बन जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ए काम को कर रहा है 729 दिन में, बी काम को कर रहा है 486 दिन में और सी काम को कर रहा है 1458 दिनों में। इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 1458। ठीक, ये एलसीएम आप लेकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भाग करिएगा, ए के एक दिन का काम है 2, बी के एक दिन का काम है 3 और सी के एक दिन का काम है 1। आसानी से कैलकुलेट हो गया। देखिए जो एलसीएम होता है ये हमेशा टोटल वर्क होता है और जो भाग करने पर आता है ये 1 डे वर्क होता है। अब टोटल वर्क कितना है? 1458। एक दिन का काम ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 1 है, तो एक दिन का काम हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 से भाग कर दीजिएगा, 6 दूना 12, 2 बचा, 6 चौका 24 और 6 त्रिक 18, 243। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 125 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 75 किग्रा, मतलब 125 खिलाड़ी हैं और एवरेज वजन निकालेंगे तो 75 किग्रा। यदि प्रबंधक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो प्रबंधक का वजन आपको बताना है। अब सोचिए कितने आसानी से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए 125 खिलाड़ी हैं, ठीक, इनका एवरेज वजन है 75, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रबंधक को शामिल करेंगे ना, जब प्रबंधक यहाँ पर शामिल हो जाएगा तो प्रबंधक के शामिल होने पे एवरेज वजन 76 हो जाएगा। तो अब ऐसे समझिए ये वजन कैसे बढ़ा, जो प्रबंधक आया है ये एक्स्ट्रा वजन लेकर आया, तभी तो वजन बढ़ेगा। कितना एक्स्ट्रा लाया है? ये 75, ये जो है ये तो लेकर आएगा ही आएगा 125 लोगों के लिए, और साथ ही साथ ना ऐसा वजन लिया रहेगा कि 1-1 किलो सबका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो देखिए ये 125 लोगों का 1-1 किलो बढ़ाया तो 125 तो इसका वजन बनेगा ही बनेगा, और प्लस में ये 76 जो अपना खुद का इसको भी तो लेकर आएगा 76, इसको जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 201 किग्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 5वां दिया है, ये बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पर कि 10% प्रतिवर्ष की पर 1 वर्ष के लिए 23,000 की धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। देखिए ब्याज दर एक बार वार्षिक लिया जाता है और एक बार अर्धवार्षिक, तो दोनों में करना क्या है, जब अर्धवार्षिक की बात करेगा ना तो आपको क्या करना है कि इसमें जो ये रेट दिया है इसको आधा करके कैलकुलेट कर लेना है, या फिर इसको आप यहाँ पे इसको आधा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर दिया गया, 6वां क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 4% की ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2 लाख का निवेश करता है तो 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी? देखिए 4% ब्याज है ना, 3 साल के लिए 2 लाख का निवेश किया जा रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, मतलब इसमें बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। सीधी सी बात है, 4% की बात करेंगे, इसका भिन्नात्मक रूप होता है 1/25, मतलब अगर 25 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो ये जो 3 साल बाद, मतलब ये इसका ब्याज बनेगा 26, जो मूलधन रहेगा 26 हो गया। 3 साल के बाद इसका भी क्यूब कर दीजिएगा, इसका भी क्यूब कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी, तो 25 का जो क्यूब होगा, ये 25 का क्यूब आप निकालेगा, 26 का क्यूब निकालेगा, तो 25 का होता है 15,625, ये इसका क्यूब हो गया। 26 का हो जाएगा 17,576, अगर कैलकुलेशन सही है तब, है ना। ये जो 26 का क्यूब किया गया, 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा। इसके बाद इसमें फिर से 26 का गुणा करा देंगे तो 6 6 का 36, 3 हासिल है, 6 7 42, 3 45, 4 हासिल है, 6 6 का 36, 4 40, ठीक। 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, और यहाँ पर दिया है 6 दूना 12 और 1 13। तो अब इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिए 17,576 आ गया, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वही तो ब्याज होगा, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 51, क्योंकि 76 और 25 का अंतर है 51। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 56 और 75, तो 56 और 75 का अंतर कितने का, 19 का, 1951 का डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा, है ना। और कितने रुपए पर मिलेगा, देखिए जो इसका ओवरऑल यहाँ पर राशि देखेंगे तो ओवरऑल हो जाएगा 15,625
और गुणा करा देंगे 2 लाख से। 2 लाख से कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिया 7वां क्वेश्चन है ना, 7वां ये, हाँ। इसमें दिया गया कि ए ने एक्स को 8% की साधारण ब्याज पर 25,600 का हिस्सा उधार दिया और शेष राशि साधारण ब्याज पर 4% की दर पे वाई को दे दिया और 5 साल बाद इसे कुल 33,280 रुपए की राशि मिली, तो वाई को इसने कितनी राशि उधार दी थी? समझिएगा, साधारण ब्याज की बात है ना। तो ए को 8% के दर पर दे रहा है और कितने साल के लिए दे रहा है? 5 साल के लिए। तो 40% मिलेगा। ये जो 25,000 है ना, 25,600 है ना, इसका आप देखेंगे 40% निकाल लीजिएगा, ठीक। तो ये इसको मिलेगा, तो 25,600 का 140 निकाल लेते हैं। 140 इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे, प्लस इसके बाद अगला जो हो जाएगा, देखिए वाई को मिलेगा यहाँ पे x रुपये मान लीजिए दे रहा है, या फिर वाई ही मान लीजिए दे रहा है, वाई का 120% और बराबर में जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको कितना राशि मिल रहा है? 33,280। बस कितनी आसानी से यहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही असली खेल है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8वां दिया है कि जब किसी वस्तु को 12,096 में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ उसी वस्तु को 6,048 में बेचने पर होने वाली हानि से 24% अधिक होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर इसको 12,096 में बेचा जाता है तो लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक, एक कॉस्ट प्राइस है। इसके बाद इस वस्तु को अगर 6,048 रुपये बेचा जाता है तो हानि होता है, ठीक। अब बोला क्या जा रहा है कि जो अर्जित लाभ है ये हानि से 24% ज़्यादा है। 24% ज़्यादा का मतलब समझ रहे हैं, अगर 100 रुपये का यहाँ पर हानि हो रहा है तो लाभ 124 का हो रहा है। दोनों का डिफरेंस ये देखिएगा 224 का हो जाएगा और पैसे का अंतर निकाल लीजिएगा। पैसे का अंतर अगर आप निकालेंगे तो ये आपको 60-48 का मिलेगा। यहाँ से आपको एक की वैल्यू मिल जाएगी और आप इसका क्रय मूल्य आसानी से निकाल लेंगे। देखिए एक की वैल्यू अगर निकालना है तो इसको 4 से भाग कीजिएगा, है ना। 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 छक्का 24, है ना। यहाँ पे 15, 12, ठीक। इसके बाद फिर से काटिएगा, फिर 4 से काटिएगा, 4 से काटेंगे तो 14 आ गया। फिर इसको 4 से काटेगा, 4 तियाँ 12, 3 बचा, 4 सते 28, है ना। फिर 3 बचा, 4 अठे 32, ठीक। अब 14 से काटेंगे तो 14 दूना 28 और इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे 14 दूना 28 और 14 सते 98, 27 आ रहे हैं, है ना। इसमें 100 है तो 100 में आप 2700 जोड़ दीजिएगा। जैसे 2700 जोड़ेंगे तो 48, 7, 8, है ना, 87, 48 ऑप्शन नंबर सी में है। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया 9वां क्वेश्चन है कि एक्स ने 42,000 में एक स्कूटर खरीदा और मरम्मत पे 6,000 खर्चा किया। देखिए 42,000 का खरीदा था, 6,000 खर्चा कर दिया तो कॉस्ट प्राइस तो बन गया 48,000 और इसके बाद ना इसको 54,000 रुपये में बेच देते हैं, है ना। उसका लाभ बताइए। देखिए कितना लाभ हुआ है? 6,000 का लाभ हुआ है। कितने हज़ार पे? 48,000 पे। कैलकुलेट करेंगे 1/8 आएगा, मतलब 12.5%, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया कि एक तीरंदाज सटीकता के साथ एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेदता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। अगर तूफानी मौसम में 350-60 में से 196 बार लक्ष्य को भेदता है तो सामान्य परिस्थितियों में 250 में से उसकी भेदने की मारक दर क्या होगी? समझिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या हो रहा है कि जब मौसम तूफानी है ना तो 196 शॉट लगा रहे 350 में से, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिएगा। यहाँ पर 5 आ गया, इसको काटेंगे 50 से काटते 2 आ गया और यहाँ पर 7 आ गया। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 अठे 56, 28 दूना 56, है ना। 56% की सटीकता है। कब? जब तूफानी मौसम है ना। और ये बताया जा रहा है कि जो सटीकता है ना ये 20% के दर से कम होकर आ रही है ना। अब इसका अगर 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। देखिए 20% अगर आप इसका निकालेंगे और ये 20% कम है, मतलब ये 80% की वैल्यू है ना। 80% की जो वैल्यू आ रही है 56 आ रही है ना। तो 100% की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? आप यहाँ पर लिखेंगे 80 और गुणे 100, कैलकुलेट करिएगा। ये 4, यहाँ पर 5, है ना, 14। तो इसका जो रेंज है कितना है? 70%, मतलब 70% सही तरीके से शॉट लगाते हैं। तो 250 का 70% निकालेगा 175 शॉट आएगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की पूरी तैयारी करनी है, इनके पेड कोर्सेज को
ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पर कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, आपको भारी छूट भी देखने के लिए मिलेगी।